स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को। क्लास है आपकी 9th। आपका चैप्टर है फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि आपका भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का पार्ट है। यह हिस्ट्री के अंदर आता है और फ्रांसीसी क्रांति को हम काफ़ी कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा रहता है, हमने महिलाओं की स्थिति को पढ़ा, आतंकराज पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले थे दास प्रथा। फ्रांस में किस प्रकार दास प्रथा का रूप लिए हुए थी और किस प्रकार से इसका उन्मूलन हमें देखने को मिलता है दास प्रथा का फ्रांस के अंदर। देखो, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। पर ये क्षेत्र जो हैं, ये सारे क्षेत्र हैं, ये जो कैरिबियाई क्षेत्र के उपनिवेश है, जिस प्रकार से भारत जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, अंडर में था, उसके शासनकाल के अंडर में था भारत ब्रिटेन के। तो उसी प्रकार से जो कैरिबियाई है, कैरिबियाई उपनिवेश किस किस के थे? मार्टिनिक, गॉडलोप और सेंट डोमिंगो। इन क्षेत्रों से क्या था, ये वस्तुएं महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थी, मतलब कि उनको ये सारी उपलब्ध करवाई जाती थी। जैसे कि भारत से विदेशों में क्या जाता था, यहाँ के मसाले बहुत प्रसिद्ध हैं भारत के, यहाँ का सूती वस्त्र बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के जो खनिज जो अगर ज़्यादा होते थे, तो पहले क्या होता था कि एक स्थान से जो जैसे दूसरा देश उपनिवेश है या फिर उसके अंडर में है या खरीदा या बेचा जा रहा है कोई सामान वस्तु, तो क्या यहाँ की जो प्रसिद्ध होती थी वहाँ की वो आपूर्ति करती थी, भरपाई करती थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर तो वो सामान उपलब्ध नहीं होता था। तो भारत से जो है वो मसाले वगैरह दूसरे स्थानों पर लेके जाते थे। उसी प्रकार से, ये मैं एग्जांपल दिया मैंने भारत का, उसी प्रकार से फ्रांस के जो दूसरे जो कैरिबियाई उपनिवेश थे, कैरिबियाई क्षेत्र के जो उपनिवेश थे, ये 3 मार्टिनिक, गॉडलोप और सेंट डोमिंगो, ये इन तीनों उपनिवेश जो है, यहाँ से क्या क्या जाता था कैरिबियाई के पास में? तंबाकू जाता था, नील जाता था, चीनी जाती थी और कॉफ़ी। ये वस्तु क्या करते थे? इन वस्तुओं का आपूर्ति होती थी वहाँ पर। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों की श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। अब ये प्रथा जो हम पढ़ रहे हैं, दास प्रथा, जैसा कि मैंने कहा था कि कल मैंने आपकी क्लास में कहा था कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो दास प्रथा जो है, अब हमने अब जो है ये दास प्रथा, तो दास प्रथा का हुआ उत्पत्ति कैसे हुई, किस कारण से दास प्रथा का जन्म हुआ, ये जो दास प्रथा ही वहाँ पे देखने को क्यों मिली? ठीक है। तो दास प्रथा वहाँ पे इस कारण से आई कि वहाँ पर जो थे, जो दूसरे देश के लोग थे, तो वो काम करने के लिए, जब यूरोप में अनिच्छा होती थी, उनकी इच्छा नहीं होती थी काम करने की, तब वो क्या करते थे, तब जो बागानों में, जो भी जैसे कि सारे बागानों में होती है कॉफ़ी, चीनी, नील जो होती है, इनके तंबाकू के इनके बागान होते हैं, खेत नहीं होते हैं। ठीक है। तो कॉफ़ी के जो बागान थे, तो यहाँ पर काम करने के लिए श्रम की, जो श्रमिक होते थे काम करने के लिए, तो उन श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। तो उन श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? दूसरे देशों से उन श्रमिकों को लाया जाता था। जैसे कि इस कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार, मतलब कि पूरा क्षेत्र जो था इस प्रकार से, जैसे कि ये आपका पूरा इस साइड में यूरोपीय क्षेत्र आता है, इसके नीचे ये अफ्रीका, ये आपके उत्तरी अमेरिका इस साइड और दक्षिणी अमेरिका, ये बीच में जो है आपका अंध महासागर आ जाता है। ठीक है। तो ये इस साइड का पूरा जो क्षेत्र है यूरोप का है, ये आपका हो गया अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। तो ये पूरा एक अमेरिकी क्षेत्र, तो इसमें क्या हो गया, एक त्रिकोणीय व्यापार स्थापित होने लगा इन तीनों के मध्य। ठीक है। और एक दूसरे का जो है त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ, मतलब कि श्रमिक खरीदे व बेचे जाने लगे। दास व्यापार कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यूरोप, अफ्रीका, ये आप क्या करोगे, मैप में देखोगे, वापस स्थिति देखना है आपको यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह में अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। अब फ्रांस जो है आपका यूरोप में है, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार
कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ में ठूस दिया जाता था। जैसा कि मैंने कहा कि इस साइड जो है, ये यहाँ पर अच्छे से नहीं बन रहा है मुझसे, ये अमेरिका वाला क्षेत्र और ये यूरोप वाला क्षेत्र जो मैंने कहा, नीचे जो है अफ्रीका वाला क्षेत्र। आप प्रॉपर मैप देखेंगे, ये बीच में जो है अटलांटिक महासागर या अंडमान महासागर आप कहो, जो भी, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो जो ये अटलांटिक महासागर है, कैरिबियाई क्षेत्र जो है अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पर है आपका कैरिबियाई क्षेत्र, यूरोप में यहाँ पर है आपका फ्रांस, ठीक है। अब कहाँ से किया जा रहा है, तो दासों को अटलांटिक के पार कैरिबियाई देशों तक यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा है, कैरिबियाई क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ से जो है ये दास लोग यानी श्रमिक लोगों को लेके जा रहा है। फ्रांसीसी क्षेत्र है यहाँ पर कैरिबियाई क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दास खरीदे हुए बेचे जा रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरे। अटलांटिक महासागर है बीच में, यूरोप और अमेरिका बीच में। तो ये जो है समुद्रों की लंबी यात्रा करके जहाज़ों के माध्यम से दास लेके जाया जा रहा था वहाँ पर उस समय। वहाँ उन्हें बागान और मालिकों को बेच दिया जाता था, क्योंकि हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि बागानों में जो है श्रम की आवश्यकता थी, श्रम की कमी थी, तो श्रमिकों को लेके आ रहे, वो श्रमिक ही क्या है, दास है, क्योंकि उनको दास बनाकर लेके जा रहा है, खरीद कर लेके जा रहे हैं हम। वहाँ उन्हें बागान के मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बन गए। ये बंदरगाह थे जहाँ से ये दासों का लेन देन होता था, बोर्दे व नांते जैसे बंदरगाह। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा को ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति की मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हुआ। नेशनल असेंबली जो इनकी गवर्नमेंट थी फ्रांस की, वहाँ पर निर्णय लिया गया। पहले तो ये सोच विचारा गया कि ये दास प्रथा का उन्मूलन किया जाए। दास प्रथा की जो नीति चल रही है, ये जो व्यापार चल रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा कम करने के लिए, मतलब इसको हटाने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए जब कहा गया कि मौलिक अधिकारों का जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यह एक व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कानून जो है पारित उस समय नहीं होता है, लेकिन बाद में इसको पारित कर दिया जाता है। 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था 1794 में। पहले नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो है 1794 में जो है कन्वेंशन ने ये उपनिवेशों दास मुक्ति का जो है कानून पारित कर दिया था। आगे देखो, यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। वापस से दास प्रथा शुरू हो रही है नेपोलियन के समय। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीका निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। निग्रो एक प्रजाति का नाम है। वो लोग जो है अफ्रीका में निग्रो प्रजाति के लोग रहते हैं। ये निग्रो जो है एक प्रजाति है जो कि अफ्रीका की है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था, ठीक है। नया शब्द है निग्रो, जैसा कि मैंने आपको बोला। अफ्रीका में सारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला आता है आपका क्रांति और रोजगार की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों को पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती हैं? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 को गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया। यहाँ पर कंटिन्यू जो है हम अधिकार पढ़ रहे हैं। किस प्रकार के व्यक्ति की मौलिक अधिकारों को देखते हुए दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। आगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ रही है, भाषण की स्वतंत्रता, मतलब कि कुछ भी हम बोल सकते हैं, वो स्वतंत्रता आ रही है। ये धीरे धीरे जो है फ्रांस में कानून नया रूप ले रहा है, स्वतंत्रता आ रही है, समानता आ रही है, ठीक है। आगे देखो,
परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात, जैसे ही उनको स्वतंत्रता मिलती है अभिव्यक्ति की, तो अखबार, पर्चे, पुस्तकें जो हैं छपना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो है उनकी वृद्धि होने स्टार्ट हो जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब होता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी उनको मिल गई है, किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। तो इनको प्रेस की स्वतंत्रता भी मिल रही है, कुछ भी वह छाप सकते थे, विरोधी विचारधारा भी छाप सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवों, जुलूस में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उसमें जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही भी संभव था। आगे देखो, आगे आपका इस चैप्टर का सारांश है। आपका चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।